अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, तो इसलिए हम लोग बिल्कुल शुरू से ही शुरू करेंगे। स्टार्ट से पहले हम लोग इन थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इंग्लिश की बेसिक है, फिर ऐसा ऐसा हम लोग ग्रामर की तरफ आएंगे। इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंग्लिश का मतलब है जो इंग्लैंड में रहने वाले लोग। वैसे इंग्लिश इंग्लिश से निकला हुआ है, और इंग्लिश के बेसिक तौर पर एंगल से निकला हुआ है, जिसका मतलब जो परिंदा है, एक किस्म का परिंदा। इंग्लिश पहले अमेरिका में बोली जाती थी। इंग्लैंड में सबसे पहले बोली जाती थी, और अब उस जगह में भी बोली जाने लगी है जहाँ पर ब्रिटिश ने हुकूमत की थी या ब्रिटिश की कॉलोनी रही थी। तो चार किस्म की इंग्लिश की चार किस्म है, चार टाइप्स है। ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, कैनेडियन इंग्लिश और साउथ अफ्रीकन इंग्लिश। इसके दरमियान में सिर्फ यही डिफरेंस है कि एक्सेंट का डिफरेंस है कि अब फर्ज करो ब्रिटिश कहते हैं कि आई कांट स्पीक इंग्लिश, लेकिन अमेरिकन कहते हैं आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब थोड़ी बहुत ग्रामर और थोड़े बहुत सिंबल का चेंज, और शायद स्पेलिंग का भी चेंज आया है इन दोनों के दरमियान। और जो मोस्टली जो इन दोनों के दरमियान में फ़र्क पैदा करता है वो है एक्सेंट। बल्कि सिर्फ इन दोनों के दरमियान में नहीं, बल्कि चारों के दरमियान में एक्सेंट इन फ़र्क पैदा करता है, क्योंकि ब्रिटिश जो है वो अलग सोसाइटी में रह रही है, और अमेरिकन, कैनेडियन और साउथ अफ्रीकन अलग सी सोसाइटी में रह रही है। इसीलिए चारों की चारों लैंग्वेज इंग्लिश अलग है। बेसिक चार है इंग्लिश की। पहले लिसनिंग है, फिर स्पीकिंग है, रीडिंग है एंड राइटिंग है। इंग्लिश को हमें हम सुन भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, हम पढ़ भी सकते हैं, और हम लिख भी सकते हैं। तो लिसनिंग बेसिक तौर पर जब आप किसी साउंड को सुन लेते हैं कानों के ज़रिए और दिमाग के ज़रिए उसे समझ लेते हैं, तो बेसिक एक तो कोग्निटिव हो गए और दूसरे बिहेवियरल प्रोसेस। इन दोनों के यही दोनों उसमें काम कर लेते हैं, लिसनिंग में काम करते हैं। यानी आप कान के ज़रिए किसी भी आवाज़ को सुनते हैं और दिमाग के ज़रिए आप उसे समझ लेते हैं। कोग्निटिव कोग्निशन से निकला हुआ है। ये साइकोलॉजी का लफ्ज़ है जिसका मतलब है ब्रेन, थिंक या सोल। बिहेवियरल प्रोसेस यानी आपके जो बिहेवियर है उसको कहा जाता है, आपकी जो रवैया है उसको कहा जाता है बिहेवियरल प्रोसेस, यानी उस अमल को बिहेवियरल प्रोसेस कहा जाता है। तो इसमें से आप जब आप कान से सुन रहे हो तो आपका बिहेवियरल प्रोसेस हो गया। स्पीकिंग दूसरी चीज़ है जिसे हम लोग इंग्लिश को इंग्लिश में इस्तेमाल किया जाता है। तो हम इंग्लिश बोल सकते हैं। सो ये स्पीकिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग अपनी इंफॉर्मेशन या अपने इमोशन या अपनी जो भी आपके अंदर है आप उसे बाहर किसी के सामने एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, किसी को बताना चाह रहे हो, तो हम लोग स्पीकिंग के ज़रिए बताते हैं। और स्पीकिंग की प्रैक्टिस की आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतनी ही ज़्यादा आपकी लैंग्वेज ज़्यादा होती जाएंगी। अब शायद मेरे प्रैक्टिस इतना नहीं है, इसलिए मेरे जो बोलने का अंदाज़ है या जो मेरा बोलना है वो ठीक नहीं है। और तीसरा जो है वो है रीडिंग। रीडिंग भी एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग सिंबल जो अल्फ़ाबेट है उसमें, या अल्फ़ाबेट है या वर्ड है या सेंटेंस है, उसे समझ लेते हैं और फिर हम लोग उसे पढ़ते हैं, चाहे अपने मुंह के ज़रिए, ज़ुबान के ज़रिए, या अपने दिमाग में भी आप पढ़ते हैं। बिना ज़ुबान के भी आप समझ लेते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जिस पर हम लोग फोकस करेंगे, आगे भी फोकस करेंगे, वो है राइटिंग। राइटिंग बेसिक तौर पर आपकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, या कोई भी आप रिकॉर्ड बनाना चाहते हो, उसे आप राइटिंग के ज़रिए आप कर सकते हो। तो राइटिंग के 5 कुछ स्टेप है। एक बेहतरीन राइटिंग या कुछ
अच्छी से राइटिंग लिखने के लिए कुछ स्टेप से गुजरना बहुत ज़रूरी है। पहला स्टेप है प्री राइटिंग, यानी आप राइटिंग से पहले कुछ सोच ले और फिर डिसाइड कर ले कि आपको आखिर किस चीज़ के बारे में लिखना है। ये बेसिक तौर पर आपकी टॉपिक के बारे में आपको बताता है कि आप टॉपिक किस तरह सेलेक्ट करते हो। दूसरा जो चीज़ है वो है रिसर्च। रिसर्च फर्स्ट को चलो आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया उसे, एंड ऐसे टॉपिक के बारे में आपने सोचा और उसे सेलेक्ट भी कर लिया, लेकिन आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है उसके बारे में, तब भी आप नहीं लिख सकते, क्योंकि अपने आप से लिखना फजूल है। इसलिए आपको उसके बारे में रिसर्च करना पड़ता है, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन लेना पड़ता है। तीसरा स्टेप है ड्राफ्टिंग राइटिंग, क्योंकि जब आपने इंफॉर्मेशन ले लिया तब आप उसे लिख भी सकते हैं, लिख लो अपने अल्फाज में। और चौथा जो स्टेप है वो है रिवाइजिंग। रिवाइजिंग अगर आपने लिखा है लेकिन आप श्योर नहीं हो, या फिर आप चेक करना चाहते हो कि मेरी राइटिंग सही है या गलत, तो आप रिवाइज कर ले, दोबारा देख ले और उसको समझ ले। और पांचवी जो चीज़ है वो है एडिटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। जब आपने रिवाइज कर लिया और आपको गलतियों के बारे में पता चली, तब आप उस गलतियों को दोबारा सुधार भी सकते हैं। ये पांचवी स्टेप। अब आते हैं अल्फ़ाबेट की तरफ। अब हम लोग ग्रामर में घुस गए हैं, ग्रामर के अंदर आ गए हैं। अल्फ़ाबेट जो भी लेटर या सिंबल हो, अगर वो हमारी स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। लैंग्वेज में किसी भी ज़बान में आप के जो स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। इंग्लिश में जबकि बहुत सारी लैंग्वेजेस में अपने अपने अल्फ़ाबेट है, कुछ में 27 है, कुछ में 33 है, कुछ में 29 है, तो इंग्लिश में 26 है। इंग्लिश में दो किस्म के अल्फ़ाबेट है, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। कैपिटल लेटर बेसिक तौर पर हम लोग जो सेंटेंस या वर्ड शुरू करते हैं तो उसकी पहले लेटर हमेशा हमारा कैपिटल होगा। या कभी कभी कभार हम लोग शॉर्ट फॉर्म में फुल फॉर्म नहीं लिख सकते, तब हम शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं। उसमें भी हमारे जितने भी अल्फाज होगी वो कैपिटल ही होंगे, जैसे कि डीएनए, जैसे कि आईपीएस, जैसे कि सीएसएस। बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म है, उसे हम लोग कैपिटल लेटर से ही लिखते हैं। और बात कैपिटल लेटर के अलावा बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट यूज़ होंगे वो स्मॉल लेटर यूज़ होंगे। वर्ड अब जितने भी लेटर जितने भी अल्फ़ाबेट है, वो अगर दो या दो से ज़्यादा अल्फ़ाबेट मिल जाए तो वो एक वर्ड बना लेता है, एक मीनिंगफुल वर्ड। और वो अल्फ़ाबेट एक सीक्वेंस के साथ होना चाहिए, एक ऑर्डर के साथ होना चाहिए, एक जो स्पीच साउंड को रिप्रेजेंट करे। तो a word is a speech sound or a combination of sound or its represent in writing that is symbolized a communicate meaning and consist of a signal morpheme or a combination of morpheme। तो यही जो मैंने आपको कहा था कि ये रिप्रेजेंट करता है राइटिंग में, और इसे आप सिम्बलाइज्ड करें या जितने भी आपके सिंबल है या लेटर है उसमें उसको आप स्पीच साउंड के ज़रिए एक ऑर्डर के साथ अगर आप लिख ले और एक वर्ड बना ले तो वो वर्ड बन जाता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर दैट मेक सेंस एंड हिज इट ओन मीनिंग। तो जब ग्रुप जैसे मैंने पहले कहा था कि एक लेटर का ग्रुप बन जाता है और एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ स्पीच साउंड के साथ वो एक मीनिंग बना ले, उसे हम लोग वर्ड कहते हैं। वर्ड के कुछ पार्ट है जिसे हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच भी कहते हैं दूसरी ज़बान में। ये टोटल 8 है। कुछ जगहों में ये नौ भी कहा जाता है। द आर्टिकल भी इसमें शायद है, जो कि 3 है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इसे इंशाल्लाह हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। ये बहुत ही ह्यूज टॉपिक है, ये बहुत ही बड़ा है।
تو ہم لوگ انشاءاللہ آہستہ آہستہ اسے بھی کور کر لیں گے. اب آتے ہیں سینٹینس اینڈ پریس کی طرف. سینٹینس اسے بھی یونٹ آف لینگویج کہا جاتا ہے. جیسے الفابیٹ ہے بیسک یونٹ آف لینگویج ہے، اسے بھی بیسک یونٹ آف لینگویج کہا جاتا ہے. اب ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ الفابیٹ سینٹینس جو ہے وہ میننگ کی وجہ سے یعنی آپ کو معنی دے دیتا ہے، آپ کو ایک کمپلیٹ معنی یا کمپلیٹ تھاٹ دے دیتا ہے، اس لیے اسے یونٹ آف لینگویج کہا جاتا ہے. جبکہ الفابیٹ میں ایسا نہیں ہے. الفابیٹ میں صرف معنی الفابیٹ معنی نہیں دیتا، الفابیٹ صرف آپ کو اسپیچ ساؤنڈ ریپرزینٹ کر لیتا ہے، وہ آپ کو صرف ورڈ بنا کر کے دے دیتا ہے اپنی اسپیچ ساؤنڈ کے ذریعے. تو سینٹینس اس لیے بیسک یونٹ آف لینگویج ہے، یہ ہماری تھاٹ کو ایکسپریس کر لیتا ہے. اب فار ایگزامپل رام از واکنگ، یہ کمپلیٹ سینٹینس ہے کیونکہ ہمیں ایک کمپلیٹ معنی دے رہا ہے، کمپلیٹ تھاٹ دے رہا ہے. تو اب گروپ آف ٹو اور مور ورڈ دیٹ ایکسپریس اے سنگل آئیڈیا بٹ ڈو ناٹ فارم اے کمپلیٹ سینٹینس. اچھا، تو دو یا دو سے زیادہ ورڈ اگر مل جائے تو ایک سنگل آئیڈیا تو بنا لیتا ہے لیکن کمپلیٹ سینس نہیں بناتا، کمپلیٹ معنی نہیں بناتا. اسے ہم لوگ پریس کہتے ہیں. سینٹینس اور پریس کے درمیان میں یہی ڈفرینس ہے کہ وہ سینٹینس جو ہے وہ کمپلیٹ سینس بنا لیتا ہے، کمپلیٹ معنی ہمیں دے دیتا ہے، لیکن پریس میں ایسا نہیں ہے. پریس ہمیں صرف اور صرف آئیڈیا دے دیتا ہے، ایک اشارہ دے دیتا ہے، وہ کمپلیٹ معنی نہیں دیتا ہے. اس لیے ہم لوگ پریس اور سینٹینس الگ الگ ہے. اب جیسے کہ آؤٹ دا ڈور اور دے رین آؤٹ دا ڈور، یہ ایک پریس ہے جو کہ صرف اور صرف اشارہ دے رہا ہے، کمپلیٹ معنی نہیں دے رہا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ دعا میں یاد رکھنا. اگلی ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ پارٹ آف اسپیچ کی طرف یا ورڈ کی طرف آ جائیں گے، اسے ڈیٹیل سے پڑھیں گے کیونکہ اب الفابیٹ میں ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو ہم لوگ پڑھ سکے. تھوڑی بہت اس میں ایکسنٹ یا یہ کہہ سکتے ہو کہ کچھ چیزیں ہیں جو ہم لوگ الفابیٹ میں پڑھنا لازمی ہے، جیسے کہ کچھ جگہوں میں ہی سائلنٹ ہوتا ہے، کچھ جگہوں میں کے سائلنٹ ہوتا ہے، اور کچھ جگہوں میں کچھ الفابیٹ سائلنٹ ہوتے ہیں. وہ انشاءاللہ ہم لوگ ورڈ کے ساتھ بھی پڑھ لیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.